नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर तरकश में घनश्याम बादल। बहुत दिनों के बाद हो रही है मुलाकात, इसलिए उभर कर आ रहे हैं जज्बात। आप भी बैठिए, लगाकर ध्यान। तीर तरकश में आपका स्वागत करता है घनश्याम। इन दिनों देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और कई सारी एसोसिएशंस ने 8वें वेतन आयोग को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ज्ञापन दिए हुए हैं। कर्मचारियों के हित की है पुरानी पेंशन, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन जिसको ओपीएस के नाम से जाना जाता है, उसमें हर कर्मचारी को अपनी सेवा पूरी करने के बाद यदि कोई कर्मचारी रिटायर होता था तो उसे अपनी बेसिक सैलरी का यानी मूल वेतन का आधा 50% मिलता था, साथ में डीए बढ़ता रहता था लगातार। इस तरीके से हर कर्मचारी का जीवन सरलता से बीत जाता था। लेकिन उसके बाद महसूस किया गया कि पुरानी पेंशन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ रहा है, यानी बूढ़ों को बोझ मान लिया गया और एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। नई पेंशन स्कीम में यूपीएस भी अब आ गया है, लेकिन इसमें कर्मचारियों का भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। कर्मचारियों की माने तो चूंकि ये दोनों पेंशन बाजार मूल्य से जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें बढ़ने के साथ साथ घाटा भी होता है। और पेंशन की विचित्रता, अजब बात यह है कि 200 रुपये से 2000 रुपये तक भी ये पेंशन मिल रही है कर्मचारियों को। ऐसे में सोचने वाली बात है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले देश में बुजुर्ग क्या करें, कहाँ जाएं, बीमारी की हालत में उनका इलाज कैसे हो, खाना उनको कहाँ से मिले, रहने के लिए मकान यदि संतान नहीं देती तो फिर वे कहाँ जाएं। क्या सरकार का काम केवल जनता से टैक्स वसूल कर अपने खजाने भरना महत्व है? ये बहुत बड़ा प्रश्न आज फिजा में है, आज हवा में है। देश की अर्थव्यवस्था भी संभालनी है और साथ ही साथ ऐसा रास्ता भी निकालना है जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जीवन भी शांतिपूर्वक बीत सके। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि बूढ़ों का सम्मान होना चाहिए? हाँ और ना में जवाब देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर अपनी राय से मुझे और चैनल तीर तरकश को अवगत कराएं। आगे बढ़ते हैं इन्हीं समाचारों में। पश्चिम बंगाल की एक सीट फाल्टा में जहां पर कि दोबारा मतदान कराया गया है, लगभग 285 स्थानों पर दोबारा पोलिंग की गई है। वहां पर फाल्टा की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगभग 1,09,000 वोटों से जीत गए। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस सीट पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस भी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस भी नहीं है। दूसरा नंबर मिला है कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को, जिसके उम्मीदवार को 40,165 वोट मिले हैं। तो क्या ये संकेत नहीं है कि यदि शुभेंदु अधिकारी बंगाल को अच्छे तरीके से लेकर नहीं चलते हैं तो फिर एक बार फिर से ज्योति बसु वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वापस सत्ता की ओर लौट सकती है? इसे रेड सिग्नल माने या कहें कि कांग्रेस का सफाया हो चुका है। आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको पश्चिम बंगाल के बारे में? किस दिशा में जा रहा है पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में? अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा आप चैनल तीर तरकश को। जब बात देश की चल रही है तो देश की इस बात में इस समय देश के आम नागरिकों को सरकार लगातार एक तोहफा दे रही है और ये तोहफा है महंगाई का तोहफा। हारमुज जल डमरू मध्य बंद होने से 10 दिन में 4 बार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं। अब तक पेट्रोल लगभग 4 रुपये से ज़्यादा महंगा हो चुका है और एलपीजी में भी 993 रुपये या बढ़ोतरी करने के बाद अब फिर से 20 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का संकट है, खाड़ी युद्ध इसमें आग लगा रहा है, लेकिन हमारी सरकार का दायित्व क्या है? पेट्रोल और डीजल या एलपीजी ये विलासिता के जीवन की चीज़ें नहीं रही हैं और पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ने का मतलब केवल इन दो चीज़ों के या एलपीजी के दाम बढ़ना नहीं है, इनमें आग लगने का मतलब है गरीब के घर के चूल्हे की आग का बुझना। क्या करे सरकार? क्या रास्ता सुझाएंगे आप सरकार को इस विषय में? मुझे भी पता चलेगा। तो चैनल तीर तरकश के माध्यम से मैं घनश्याम बादल इस बात को एक बार
फिर से दोहराऊंगा, सरकार का काम केवल टैक्स वसूलना नहीं है। पेट्रोल पर इस समय सरकार 1 लीटर के ऊपर 40 रुपए से अधिक का टैक्स वसूल कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर। ऐसे में क्या पेट्रोल की ड्यूटी में कमी करके सरकार आम आदमी को राहत नहीं दे सकती है? क्या है आपकी राय? मुझे बताइएगा जरूर। पेट्रोल डीजल की छोड़िए, सोने चांदी में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपील की, सोना न खरीदें कम से कम 1 साल तक। तो श्रीमान जी, क्या अपनी बेटियों को बैठाए रखें, उन्हें अपने घर से खाली हाथ विदा कर दें? और यदि खरीदेंगे तो फिर आपको इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया है, उसका भुगतान भी आपके ही सर आना है। 3% की GST पहले ही स्वर्ण आभूषणों के ऊपर लागू है। इसका परिणाम ये निकलता है कि बिना रसीद के 2 नंबर में ग्राहक और दुकानदार दोनों मिलकर खरीदने और बेचने के लिए सहमत हो जाते हैं और चूना लगता है सरकार को। ये चूना एक बार फिर से टैक्स के रूप में, बढ़ोतरी के रूप में सामने आता है। तो क्या ये सोना सोने नहीं देगा? क्या ये बढ़ा हुआ टैक्स तस्करों की चांदी नहीं कर देगा? क्या करें ऐसे में? कैसे करें बेटी को विदा? खाली हाथ? केवल हाथ पीले करें और पीली और सफ़ेद धातु उसके हिस्से से निकाल करके छोड़ दिया जाए। क्या कहते हैं आप? जरूरी है आत्मनियंत्रण और आत्मानुशासन, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी विरासत सियासत से कहीं ज़्यादा है। बताइए मुझे आप अपनी राय जरूर। आइए अब देश से चलते हैं विदेश की ओर, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर करते हैं रुख इस बार के इस हफ्ता वसूल की कड़ी में। पिछले हफ्ते आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने बड़े प्यार से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी का पैकेट थमा दिया। मिठास बांटने चले हैं प्रधानमंत्री, इसमें दो राय नहीं। इन छोटी छोटी सी शिष्टाचार की वस्तुओं से 2 देशों के संबंध में सुधार होता है, प्यार बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ अपने देशवासियों पर भी प्यार करने की ज़रूरत तो है। जहाँ तक प्यार की बात आती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्यार पहले से ही पाकिस्तान और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर वहाँ के फील्ड मार्शल बने मुनीर आलम के ऊपर ख़ास तौर पर उनका प्यार बरसता रहता है। और मुनीर के झांसे में आकर के ही पाकिस्तान को उन्होंने ईरान के साथ बातचीत करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका देना स्वीकार किया। लेकिन पाकिस्तान के हर कदम के फेलियर के समाचार आ रहे हैं और वार्ता जब करीब करीब टूटने के कगार पर आ गई, ऐसे में एक बार फिर से ईरान और अमेरिका का मित्र कतर सामने आया है। क्या कतर और ईरान तथा अमेरिका के बीच जो ट्रायंगल बना है उसमें हार्मूज का जलडमरू मध्य का जहाज़ों का रास्ता खुल जाएगा? यदि खुलता है तो कितने दिनों में मिल पाएगी राहत तेल की किल्लत से और बढ़े हुए कीमतों से? ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। उम्मीद है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। फिलहाल तो अच्छी खबर सुनने में ये आ रही है कि ईरान और अमेरिका समझौते के करीब करीब पहुँच गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह कह दिया है कि समझौता करीब करीब हो चुका है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक ही वक्तव्य के साथ इस वक्तव्य की भी हवा निकाल दी है, जब उन्होंने कहा कि जलडमरू मध्य में तेहरान का नियंत्रण जारी रहेगा। हमने केवल इस बात के लिए हामी भरी है कि वहाँ पर युद्ध से पहले जैसी स्थिति पैदा की जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेहरान यानी ईरान विदेशी जहाज़ों से कर वसूल नहीं करेगा। ट्रंप जिन्होंने एक खास कदम उठाया वो आज अपने बेटे की शादी में भी शामिल नहीं हुए और उन्होंने शादी को एक तरफ करते हुए ईरान और अमेरिका के बीच चल रही वार्ता के लिए समय निकाला। इस तक ट्रंप को सलाम बनता है। वहीं पर ट्रंप की राजधानी में ही राष्ट्रपति हाउस के ठीक बाहर, व्हाइट हाउस के ठीक बाहर गोलियों की तड़ातड़ सुनाई दी। कई पत्रकार भागते नजर आए और ये गोलियां चलाने वाला निकला ईरान का एक युवक, जिसको मार डाला गया। यानी हम कह सकते हैं यदि ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, जिसमें से जो समाचार मिल रहे हैं, इजराइल को ट्रंप अब एक साइड लगा चुके हैं। नेतन्याहू की बातें अब वो ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं। भगवान करे ये समझौता हो जाए।
क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल न था, न है और न होगा। और यदि ये शांति समझौता सिरे चढ़ जाता है तो फिर पूरी दुनिया लेगी चैन की सांस और हम सब लगाए बैठे हैं आस। आपकी क्या राय है? क्या बाधा हो सकती है समझौते के बीच और कैसे किस तरीके से हो पाएगा ये समझौता? आपकी राय का, आपके कमेंट्स का एक बार फिर से रहेगा मुझे इंतज़ार। सियासत भी अपने आप में खेल है, तो वहीं आइए लौट चलते हैं खेल की दुनिया की ओर। छत्तीसगढ़ के रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम में गुरिंदर सिंह वीर ने एक नया भारतीय रिकॉर्ड आज स्थापित किया, जब 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने 10.09 का टाइम लेते हुए किसी भी भारतीय द्वारा तय किया गया सबसे कम समय लेकर एक रिकॉर्ड बनाया है। बधाई हो गुरिंदर वीर सिंह। वीर, लगे रहो, बढ़ते रहो, चढ़ते रहो, भारत का नाम करते रहो रोशन। और जब रोशन की बात आती है तो लाइट यानी रोशनी में खेले जाने वाले आईपीएल के मैच फिर से याद आ जाते हैं। आईपीएल अब प्ले ऑफ दौर में पहुंच चुका है और आज राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को प्ले ऑफ से बाहर कर दिया। राजस्थान रॉयल्स ने 205 रन का स्कोर खड़ा किया, जबकि मुंबई इंडियंस केवल 175 रन बनाकर ढेर हो गई और 30 रन से विजयश्री हाथ लगी राजस्थान रॉयल्स के। जहां तक प्लेऑफ की बात है तो अब 4 टीमें वहां पर मुख्य रूप से बच गई हैं। राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होने जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु का मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस के साथ। तो आप रहिए तैयार आईपीएल के इस टनटनाती हुई भिड़ंत का आनंद लेने के लिए। इसी बीच केन्स में विश्व सुंदरी रही ऐश्वर्या राय का जलवा देखते ही बना, जहां उनकी सुंदरता पर सभी लोग मोहित मंत्रमुग्ध नजर आए। इस उम्र में भी ऐश्वर्या के रूप का ऐश्वर्या सिर चढ़ करके बोल रहा है। इस बार से हम हफ्ता वसूल में एक और नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम होगा लोकल वोकल, यानी स्थानीय आवाज़ भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस बार आप तक पहुंच रही है रुड़की की आवाज़। तो रुड़की में अभी पिछले दिनों 23 मई को उनके स्वर्णकारों के आदि पुरुष अजमेर जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और देहरादून कैंट की विधायक श्रीमती सविता कपूर के साथ मेयर के प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल के कर कमलों से संपन्न हुआ। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने स्वर्णकारों को यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मूर्ति के अनावरण के साथ साथ ही वहां पर वे उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र कुमार के साथ वार्ता जो उन्होंने की है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि यहां पर एक अच्छे सुंदर से घाट का निर्माण भी किया जाएगा। तो स्वर्णकार बंधुओं को बहुत बहुत मुबारक हो। ये सोने सा घाट। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।